हेलो एवरन, क्या आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है? Photosynthesis is the process in which four plants go to picnic. When they go to picnic, one plant खींचिंग photo of the other three plant and sending photo on WhatsApp. So WhatsApp नहीं नहीं, फोटोसिंथेसिस इसे नहीं कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इतना तो सबको पता होगा, पर प्रोसेस में क्या होता है उसके लिए एक इजी ट्रिक है, मैं बताता हूँ। प्लांट सबसे पहले अपना खाना नहीं बनाते, प्लांट पहले लाइट को लेते हैं। उस लाइट को लेकर के वो पहले एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम सबको पता है, हमें कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो बोलना हो, खेलना हो, चलना हो, कुछ भी करते हैं अपन, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। तो प्लांट को भी अगर फूड बनाना है तो उसके लिए भी तो उसे एनर्जी चाहिए होगी। तो पहले वो प्लांट प्लांट क्या करता है, लाइट को लेकर के पहले वो एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी को लेकर के वो बाद में फूड बनाता है। राइट? तो ये ही एक कंप्लीट प्रोसेस, और ये प्रोसेस बार बार वो करता रहता है। राइट? अब यहाँ पर दो चीज़ समझना है आपको। लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। देखो, प्लांट जो है लाइट लेकर के जो एनर्जी बना रहा है, उस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन। और प्लांट जो भी एनर्जी को लेकर के वो फूड बना रहा है, उस रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन। देखो, ये रिएक्शन को देखते हैं अपन, जिसमें आप रिएक्शन में दिखता होगा आपको कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो क्या क्या फॉर्म कर रहा है? ग्लूकोज को फॉर्म कर रहा है और ऑक्सीजन को फॉर्म करता हुआ दिखेगा। राइट? अब यहाँ पर देखो, तो मेरे को तीन चीज़ दिख रहा है। पहला क्या? पहला तो ये दिख रहा है कि ये इम्प्योर एयर को ले रहा है और हमें प्योर एयर दे रहा है। CO2 को प्लांट ने लिया और हमें ऑक्सीजन दे दिया उसने। राइट? तो इम्प्योर एयर को उसने ले लिया, प्योर एयर को दे दिया। दूसरा चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इसने फूड भी बनाया है। उस फूड को किस फॉर्म में रखा है? ग्लूकोज के फॉर्म में रखा है। ग्लूकोज किस फॉर्म में रहता है? शुगर के फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। राइट? तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है कि ग्लूकोज तो बना, तो किससे बना होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल करके बना है। राइट? और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाटर से आया है। वाटर जब टूटा होगा तो उससे ये ऑक्सीजन आया है। ठीक है? ये नहीं किया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं कर रहा वो। ठीक है ना? वो क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके वो ऑक्सीजन को बना रहा है। तो कुल मिला के प्लांट क्या क्या चीज़ कर रहा है हमारे लिए? हमारे लिए खाना बना के देता है, फूड बना के देता है। दूसरी बात, हमारे ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। तीसरी चीज़, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले भी लेता है। तो कितना कुछ फ़ायदे हैं ना उस फोटोसिंथेसिस में। सोचो, तो प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, इट मीन्स ये ऑटोट्रॉपिक है, पर हमें फ़ायदा देता है। इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये प्लांट अगर एक दिन के लिए फोटोसिंथेसिस को रोक दे, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, हम सांस नहीं ले पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, तो मर ही ना जाएंगे यार। तो सोचो, फोटोसिंथेसिस हमारे लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब डेफिनेशन की बात कर लें। डेफिनेशन कहता है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट द ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। राइट? कुछ भी याद करने की ज़रूरत थी क्या इसमें? कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें जो जो पढ़ा वही से लिखा हुआ था। पॉइंट भी मैंने कुछ कुछ लिखा है कि ये जो है इम्प्योर एयर को लेता है, प्योर एयर को देता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहाँ पर यह भी पढ़ा होगा कि हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। पर यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही जगह पे हो, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि हमने इस रिएक्शन में देखा, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके ग्लूकोज बना रहा था। दूसरी बात, वाटर टूट करके यहाँ पर ऑक्सीजन भी बना रहा था। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस लग रहा था, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे, और इसके अलावा एंडरगोनिक रिएक्शन भी कहेंगे। ओके? तीसरी बात, ये एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। और फोटोसिंथेसिस को अपन फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, या फिर फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। राइट? C6H12O6, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हेक्सो शुगर होता है। ये हमेशा याद रखना, शुगर बहुत तरह के होते हैं। पेंटोज शुगर भी होते हैं, हेक्सो शुगर होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं। तो ये हेक्सो शुगर होता है। ओके? और इसमें भी क्या होता है? स्टार्च होते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करता है। तो ये सब चीज़ ऐसे हैं जो कि आप भूल नहीं सकते, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, आपको यहाँ मेन चीज़ पढ़ना है आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट आखिर है क्या। देखो, क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत जन को याद नहीं रहता, पर मैं जैसे बताऊंगा ना, ये 2 मिनट के अंदर आप याद कर लोगे और बना के भी दिखाओगे। इसका शेप कुछ देखो, दिल के जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल, दिल सबको याद ही रहता है। दूसरी बात, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो मेम्ब्रेन होता है, वहाँ जो स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर का मतलब डिफरेंट, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन। तो हो गया ना, 2 डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब इसके अंदर भी क्या होता है, तो इसके अंदर थाइलाकोइड प्रेजेंट होता है। थाइलाकोइड कुछ नहीं, एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। लो, एक सिक्का ले लो आप, उसको बोलेंगे अपन थाइलाकोइड। ओके, अब आपने क्या किया, एक के ऊपर एक सिक्का और रख दिया, तो हम उसको अब थाइलाकोइड नहीं कहेंगे, हम उसे अब एक ग्रेनम कहेंगे। ओके, आपके बुक में या तो ग्रेना या तो ग्रेनम दिया हुआ होगा। ओके, अब ये जो ग्रेनम बनेंगे वो अब दूसरे ग्रेनम से अटैच भी तो होंगे, तो किसके थ्रू होंगे, तो एक सिंगल थाइलाकोइड के थ्रू दूसरे ग्रेनम से अटैच होंगे। उस थाइलाकोइड को या तो आपके बुक में थाइलाकोइड लिखा होगा, या फिर कहीं कहीं एनसीईआरटी अगर कोई पढ़ता है तो उसमें उसने स्ट्रोमल लेमेला कहा है। क्या कहा है? स्ट्रोमा लेमेला कहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 ग्रेनम आपस में कनेक्शन किसके थ्रू रखते हैं, तो एक स्ट्रोमा लेमेला के थ्रू रखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। हमने देख लिया क्या क्या चीज़ होता है इसके अंदर। पहले मेम्ब्रेन देखा, मेम्ब्रेन के अंदर थाइलाकोइड देखा, बंचेज ऑफ थाइलाकोइड को हमने ग्रेनम कहा। ग्रेनम आपस दूसरे ग्रेनम से अटैच भी तो होगा, किसके थ्रू होता है, तो एक स्ट्रोमा लेमेले के थ्रू होता है। बस इतना ही तो हमने देखा, और कुछ देखा क्या? नहीं देखा। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसका फंक्शन पे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करना। क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो काम क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करने का काम करता है। मतलब अगर देखा जाए तो प्लांट में फूड कौन बनाता है, तो ये क्लोरोफिल ही है जो बनाने का काम करता है। इसीलिए हम इस क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्या कहने का मतलब, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो हमें एक ऐसा पिगमेंट देता है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है वो। और उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। किस कलर का पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट कहाँ पाया जाएगा? लीफ में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ तक हमने क्लोरोफिल भी समझ लिया। अब इसके अंदर, इस थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम, और ये फोटोसिस्टम ही आगे जा कर के क्लोरोफिल को बनाने का काम करता है। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि थाइलाकोइड के अंदर हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट छुपे बैठे रहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हमने ये सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है आखिर। यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फोटो सिस्टम भी 2 होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। उस फोटो सिस्टम में 3 चीज़ प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम प्रेजेंट होगा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एडिशन कराने वाले सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम कौन कौन से होंगे? फोटो सिस्टम 1 में NADP प्रेजेंट होता है एंजाइम के रूप में, और फोटो सिस्टम 2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब कि वाटर का ब्रेकडाउन होना। पिगमेंट की बात कर लो तो पिगमेंट दोनों में सेम होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। इलेक्ट्रॉन एडिशन में आते हैं 2 चीज़। फोटो सिस्टम 1 में आते हैं आयरन और सल्फर, और फोटो सिस्टम 2 में आता है फियोफाइटिन। आपके बुक में बस इतना ही दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि डिटेल में सर बता दो, पर वो आपके बुक में नहीं है, फिर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। पर मैं तो कहूँगा कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़्यादा दिमाग लगाओ भी मत, क्योंकि बोर्ड में आपको उतने क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछते। अब जो पूछता है वो बताता हूँ। पूछता है आपको कि क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल का कलर क्या होता है, तो वो आपको लिखा हुआ है। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलो ग्रीन, कैरोटीनॉइड का कलर होता है येलो ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल का कलर होता है येलो। अब बोलोगे सर ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है जिससे हमें ये याद हो जाए पूरा कलर का, कोई दागी दिक्कत ना हो हमें? तो बिल्कुल है ना ऐसा ट्रिक। आप ट्रिक ले लो विबग्योर। विबग्योर जानते हो ना, 7 कलर रैम्बो वाला, वही विबग्योर। विबग्योर को पकड़ो और एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एक सीक्वेंस भी लिख लो, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पहले क्लोरोफिल ए, फिर बी, फिर कैरोटीनॉइड, फिर ज़ैंथोफिल।
ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए पीछे भी रीज़न है, ध्यान से सुनो ट्रिक को। आप ब्लू को पकड़ो, बीजी हो गया ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन हो गया क्लोरोफिल ए का, फिर हो गया येलो ग्रीन, ये हो गया क्लोरोफिल बी का, फिर हो गया येलो ऑरेंज, ये हो गया कैरेटिनॉइड का, लास्ट येलो याद रख लो जो होता है ज़ैंथोफिल का। अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी बोर्ड में आते हैं, तो मैंने बता दिया। ओके, अब यहाँ पर ये जो हमने क्लोरोफिल ए बी सी ये जो हमने पढ़ा ना, उसमें से क्लोरोफिल ए जो होता है ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है, और बाकी जो हमने पढ़ा क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड या ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब क्या कि ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, लाइट को अपनी तरफ लेगा और लाइट को पहुंचाएगा किसके तरफ, क्लोरोफिल ए के पास, कि भाई हमने पूरा लाइट को इकट्ठा कर लिया है, लो क्लोरोफिल है तुमको हम देते हैं, क्योंकि तुम क्लोरोफिल हो, तुम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो, तुम ही को ही खाना बनाना है। तो इसकी भी एक कंडीशन है भाई, ये बोलेगा कि ठीक है तुम लाइट तो लाए हो, पर मैं दो ही तरह का लाइट को ले सकता हूँ। अगर मेरे पास फोटो सिस्टम 1 है तो 700 nm तक का लाइट को मैं झेल सकता हूँ, उससे ऊपर हुआ तो मैं नहीं कर सकता। उसके अगर ज़्यादा दो दोगे लाइट मेरे को, तो मेरा जो क्लोरोफिल जो है वो डैमेज हो सकता है। और फोटो सिस्टम 2 कहेगा कि भाई मैं तो सिर्फ 680 nm तक के लाइट को झेल सकता हूँ, अगर तुमने उसके एक भी ऊपर बढ़ा दिया तो मैं तो भाई मर जाऊँगा, मेरे से तुम उम्मीद मत रखना। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, मान लो लाइट आ रहा है 710 nm तक का, तो बताओ दोनों में से कौन सा फोटो सिस्टम एक्टिव होगा। दोनों नहीं होंगे, राइट, क्योंकि 700 nm तक का लाइट ही झेल सकता है। बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ कि 690 nm तक का लाइट आ रहा है, तो 690 nm तक का अगर लाइट आ रहा है ना, तो कौन एक्टिव होगा, फोटो सिस्टम 1 या 2। तो फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि उसी के पास पावर है 700 nm तक के लाइट तक को झेलने का। भाई 680 वाला तो बोल देगा कि, फोटो सिस्टम 2 बोल देगा भाई मेरे बर्दाश्त के बाहर है, मैं नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कौन होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा। और अगर फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होता है तो हम बोलेंगे कि उस टाइम साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा। इट मीन्स साइक्लिक तो मतलब समझ रहे हो, साइकिल बनना, एक फ्लो का साइकिल बनना। फोटो का मतलब लाइट, फोस्फोराइलेशन का मतलब एनर्जी। मतलब इस केस में भी लाइट से एनर्जी तो बन रही है, बनेगी ही, लाइट से एनर्जी तो बनेगी। हम अभी क्या कंप्लीट कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन। ओके, तो हमें सिर्फ अभी क्या बनाना है, लाइट से हमें एनर्जी बनाना है। तो इस कंडीशन में लाइट से एनर्जी तो बन जाएगी, लेकिन वो जो साइकिल होगा वो कंडीशन साइक्लिक हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। अब मान लो एक और ऑप्शन देता हूँ कि लाइट आ रही है 600 nm तक की, तो इस बार तो दोनों एक्टिव हो जाएंगे, PS1 भी PS2 भी, मतलब फोटो सिस्टम 1 भी फोटो सिस्टम 2 भी। तो उस कंडीशन पे जो साइकिल हो बनेगा वो बनेगा नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। इट मीन्स यहाँ पर अभी एनर्जी बनेगी, पर ये एनर्जी जो होगी ये कैसे साइकिल बनाएगी, नॉन साइक्लिक बनेगी। मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब साइकिल गोल नहीं घूमेगा, राइट। ऐसा नहीं कि एक साइकिल पर रोटेट हो जाए, ऐसा इस कंडीशन पे नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड्स में कि ऐसा क्यों नहीं होता है और ऐसा क्यों हो जाता है, राइट। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ जाता है कि नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन कब होगा और साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन कब होगा। तो डिटेल मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये डायग्राम को भी प्रूव करना, तो ये आपके चैप्टर में दिया ही नहीं है। अगर आप चाहते ही हो कि इसका मैं लेक्चर बनाऊं, तो लेक्चर बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। पर वो आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो क्योंकि लाइट रिएक्शन अपने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं डार्क रिएक्शन पर। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो डार्क रिएक्शन से आप क्या समझते हो, फिर से एक बार रिकेप कर देता हूँ। अगर आप नए हो तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो आपको ये पता नहीं होगा, तो चलो मैं फिर से एक बार रिकेप कर देता हूँ। डार्क रिएक्शन हमने कहा था जब प्लांट जो है एनर्जी को रखती हैं फूड बनाने के लिए, उसी रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसका मतलब इस रिएक्शन में हम सिर्फ क्या देखेंगे कि फूड कैसे बनता है, उसको देखना है अपन को। ओके, तो डार्क रिएक्शन मेनली अस्टोमा में होता है। अस्टोमा का हमने देखा था ना, कहाँ पर था, आपको याद होगा क्लोरोप्लास्ट जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर अस्ट्रोमा भी देखा था और अस्ट्रोमल फ्लूइड भी देखा था। तो उसी अस्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। इट मीन्स फूड जो है अस्ट्रोमा में ही बनता है। ओके, और इसका मेन एंजाइम होता है रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को जो होता है वो डार्क रिएक्शन का मेन एंजाइम कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका दो काम होता है, एक अच्छा काम और एक बुरा काम।
अच्छा काम क्या होता है और बुरा काम क्या होता है वो दोनों बताते हैं। अच्छा काम ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कर लेता है। आप बोलोगे सर अगर वो CO2 का एडिशन कर रहा है तो वो अच्छा काम कैसे हुआ? इट मीन्स वो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो ये अच्छा काम कैसे हो सकता है? अच्छा काम इसलिए होता है क्योंकि जो रूबिस्को एंजाइम होते हैं वो 5 कार्बन का चेन बनाता है और जैसे ही इसे CO2 मिलता है तो इससे एक कार्बन को ले लेता है। तो कार्बन को जैसे ही लेगा तो ये 6 कार्बन का चेन बन जाएगा। अब 6 कार्बन का चेन बन जाएगा तो याद करो हमने जब ग्लूकोज पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था हमने कि C6H12O6 होता है। इट मीन्स ग्लूकोज के लिए, फूड के लिए क्या चाहिए? 6 कार्बन का चेन होना चाहिए जो कि रूबिस्को बनाता है। किस लिए बना, कैसे बनाता है? तो वो एडिशन करता है CO2 का। बुरा काम ये है कि जब वो एडिशन कर ले ऑक्सीजन का, O2 का। अब बोलोगे सर ये तो अच्छा काम होना चाहिए था। देखो अच्छा काम इसलिए नहीं है भाई क्योंकि हमें क्या करना है, फूड बनाना है। और फूड हमने कहा था क्या होता है, शुगर होता है। उसमें भी कौन सा, तो हेक्सो शुगर होता है जिसको अपन ने ग्लूकोज बोला था, जिसके लिए 6 कार्बन का चेन होना नेसेसरी है। तो जैसे ही अगर ये 5 कार्बन का चेन है इसके पास, अगर ये एक ऑक्सीजन आता है तो वो 5 कार्बन का चेन ही रहेगा, 6 कार्बन का चेन नहीं बन सकता। इट मीन्स फूड हमारा नहीं बनेगा। तो उसलिए हम बोलते हैं कि ये रूबिस्को एंजाइम का ख़राब काम है। तो यहाँ पर हमारा जो रूबिस्को का टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब आपको पढ़ना है स्टोमाटा के बारे में। एक्चुअली ये टॉपिक तो रेस्पिरेशन में देना चाहिए था पर आपके बुक में इसी में दे दिया है, तो चलो इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लीफ में प्रेजेंट होते हैं। जो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं ना, उस जगह पे स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमाटा का रोल एक्चुअली होता है गैसेस एक्सचेंज में। जैसे कि वो प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन को देते हैं और क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं। लेकिन कब करते हैं? डे टाइम में करते हैं। तो डे टाइम में जो स्टोमाटा होता है वो ओपन होता है। ओपन होने के कारण वो CO2 को अपने पास ले पाता है और ऑक्सीजन को हमें दे पाता है। लेकिन रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लाइट रिएक्शन होता है, मतलब लाइट प्रोसेस है। वो जब उसे लाइट मिलेगी तभी हो सकता है। कैसे होगा वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखेंगे, पर अभी तो मैं इतना बता रहा हूँ, इतना कुछ हम जान चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये तो हमें पता ही है कि डे प्रोसेस होता है, लाइट के बिना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो रात के टाइम में लाइट जो है मिलती नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमाटा जब क्लोज हो जाएंगे तो वो CO2 को अपने पास लेगा नहीं। तो CO2 को अगर लेगा नहीं तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे नहीं पाएगा। तो इट मीन्स रात के टाइम में प्लांट जो होते हैं वो CO2 को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम प्लांट के पास नहीं रहना चाहिए, पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो रेस्पायरेशन करते रहते हैं। इट मीन्स वो CO2 को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, राइट। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, सारे प्लांट ऐसा नहीं करते। जो एक प्लांट है जिसको कहते हैं फाइकस रिलीजियस, जिसको हम लोग कहते हैं पीपल, वो पेड़ जो है वो हमेशा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, चाहे दिन हो या रात हो। ओके। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट को अपन लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ना वो 14% ऑक्सीजन अभी भी वहाँ से आता है। एक्चुअली पहले तो 40% था, अब वहाँ से सीधा 40% आ गया है। क्यों आया वो हम इकोसिस्टम में कवर करेंगे, राइट। इसके बाद हमें पढ़ना है कार्बन साइकिल के बारे में, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बुक में वो कार्बन साइकिल को थोड़ा डिटेल में दिया गया है। तो जाहिर सी बात है वो बोर्ड में आता होगा। तो चलो कार्बन साइकिल को भी कंप्लीट करते हैं। बहुत ईजी ट्रिक है, कुछ भी नहीं है, बस समझते चलो। देखो फैक्ट्री है एक, मान लो आप कोई लैंड लिए हो, वहाँ पर आपने एक फैक्ट्री खोला है। तो फैक्ट्री से भी गैस लिबरेट होगा। कौन सा गैस लिबरेट होगा? CO2 गैस लिबरेट होगा। तो वो CO2 कहाँ जमा होगा? एटमॉस्फेयर में जा करके जमा होगा। वो एटमॉस्फेयर में CO2 है तो CO2 को लेगा कौन? प्लांट लेगा, बिल्कुल। प्लांट CO2 लेगा, उसे सनलाइट मिलेगी। हमने रूट में क्या देते हैं? वाटर भी देते हैं, तो उसे वाटर भी मिल जाएगा। रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या बनाएगा? क्लोरोफिल बनाएगा। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको कंप्लीट हो गया कि फोटोसिंथेसिस तो हो गया सर, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस हो गया। अब इसके अलावा जो पेड़ का जो टूटा हुआ पार्ट होता है, मान लो पेड़ जो है उससे कुछ लीफ गिर गया, उसको खाएगा कौन? एनिमल्स खाएंगे, हार्बीवोर्स खाएंगे। मान लो हार्बीवोर्स नहीं खाते हैं तो वो नीचे सड़ता रहेगा, राइट। वो नीचे सड़ जाएगा, इट मीन्स वो डिकम्पोज हो जाएगा।
डिकम्पोजिशन उसी को कहते हैं, डिकम्पोज होने को कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्यों होता है? क्योंकि उसमें डिकम्पोजर्स लग जाते हैं। डिकम्पोजर्स में भी क्या होता है, तो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके जानने की चीज़ नहीं है, बस इतना जान लो कि वो जो प्लांट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। राइट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल मज़ेदार है। अब देखो, एनिमल ने कुछ लीफ मान लो खाया था, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी तो बनाएगा, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी कहाँ आएगा? लैंड सरफेस पे आएगा। तो वो लैंड सरफेस पे एक टाइम ऐसा भी आएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो फॉसिल फ्यूल का काम करने लगेगा। वो मतलब उससे भी CO2 गैस लिबरेट होगा, बिल्कुल होगा। फिर से वो CO2 गैस कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा। फिर से वो CO2 को कौन लेगा? प्लांट लेगा। फिर से वो CO2 को प्लांट लेके क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा। क्या करेगा? वो फिर फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये ऐसा ही रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो इसी साइकिल को हम कहते हैं कार्बन साइकिल, कि किस तरह कार्बन जो है वो रोटेट कर रहा है। CO2 है, इट मीन्स वहाँ कार्बन है ना, तो कार्बन है, तो इसी साइकिल को कहते हैं कार्बन साइकिल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो कार्बन साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पहला है कि जो जितने भी CO2 है वो सबसे ज़्यादा आते कहाँ से हैं पता है? वो सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे ओशियन से। जितना जहाँ ओशियन होता है वहाँ पर CO2 ज़्यादा रिलीज होते हैं। ओके, और अगर हम बात करें तो एक साइकिल जब कंप्लीट होता है कार्बन का, तो उस साइकिल कंप्लीट होने के बाद कुछ कार्बन का लॉस भी हो जाता है। राइट, अगर हम बात करें तो हम अगर डेली लाइफ में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज़ करते हैं, तो हमें पता ही होगा। अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन लिबरेट हो रहा है, किसी वुड को जलाओ तो भी कार्बन लिबरेट हो रहा है, फॉरेस्ट में आग लग गई कार्बन लिबरेट हो रहा है, फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इट मीन्स कार्बन भी रिलीज हो रहा है। इसका मतलब तो समझ गए हो गया अभी तक आप लोग। तो ये सारे के सारे जो अभी हमने कहा, ये सब एडिशनल सोर्स ऑफ CO2 इन एटमोसफेयर में आते हैं। इट मीन्स वो ऐसे सोर्सेस है कि मान लो हमने किसी लकड़ी को जलाया, तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं था, लेकिन हमने किया। मान लो हम कोल को जला रहे हैं, तो ये भी नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे किस तरफ प्रोसेस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशनल सोर्स ऑफ CO2 इन एटमोसफेयर। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से अब आपको कार्बन साइकिल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसमें मैं फिर से बता दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कुछ साइंटिस्ट हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, चलो उनके बारे में बताते हैं। पहले साइंटिस्ट हैं जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली का जो एक्सपेरिमेंट है ना वो बहुत ही मज़ेदार है। इनका कहना था कि हम बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर हमें लाइट मिलती रहेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बेल जार को लिया और उसके अंदर क्या किया, उसने एक कैंडल को जलाया और वहाँ पर एक उसने रैट को रख दिया, चूहा को रख दिया। कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि चूहा मर गया। कैसे मर गया होगा? तो सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होगा उस फ्लेम से। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक टाइम पे ऐसा हो गया होगा कि जब पूरा मतलब वहाँ जो कंटेनर उसने रखा था, जो भी जार उसने रखा था, उसमें पूरा CO2 फुल हो गया होगा। तो CO2 जब फुल हो गया तो सिंपल सी बात है, वो इम्प्योर एयर है। वो इम्प्योर एयर को अगर रैट लेता है, तो माउस लेता है, तो मतलब क्या, वो मर ही तो जाएगा ना। दूसरी बात, कैंडल बंद हो गया था, मतलब कैंडल जो जल रहा था वो बंद हो चुका था। कैंडल बंद हो गया, इसका कारण क्या है? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। हमें सबको पता है कि हम अब अगर किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो कैंडल अगर जल रहा था, उसे ऑक्सीजन मिली ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। तो उसने समझ लिया। दोबारा से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस बार उसने एक प्लांट को वहाँ रख दिया। कुछ टाइम के बाद आए, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ अभी भी रैट जिंदा है। तो वहाँ क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं, लाइट जो चल रहा था उससे CO2 रिलीज हुआ होगा। वो CO2 कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट लेगा। प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। दूसरी बात, वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को सप्लाई भी कर रहा है। तो वो ऑक्सीजन कौन लेगा? रैट ले लेगा। तो रैट भी जिंदा रहेगा, प्लांट भी जिंदा रहेगा और लाइट भी जलता रहेगा। तो उन्होंने एसेंशियल रोल बताया था कि ऑक्सीजन का बहुत एसेंशियल रोल होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। ओके, और हमारे लिए तो एसेंशियल है ही। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट को देख करके एक मोल्स आए थे, मोल्स हाव, वो भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट बना दिए। उन्होंने बोल दिया कि CO2 भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। जाहिर सी बात है यार, जब उन्होंने ऑक्सीजन को कहा तो इन्होंने सोचा कि यार हम भी कुछ महान काम करते हैं, हम क्या करते हैं, CO2 को कह देते हैं। राइट, क्योंकि सिंपल सी बात है, CO2 अगर प्लांट को मिलेगा नहीं तो वो ऑक्सीजन रिलीज कैसे करेगा, बनाएगा कैसे? CO2 मिलेगा तभी तो वो बनाएगा। राइट, तब
आपको प्रोसेस तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मैंने कह लिया है कि लाइट और CO2 दोनों मिलेगा भाई, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो कि उस केस में मिल रहा था उसे। तो उन्होंने बस यही कह दिया कि CO2 जो है वो ज़रूरी है उसके फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कोई और साइंटिस्ट आएगा वो भी कह देगा कि यार वाटर भी ज़रूरी है, तो बिल्कुल ये तो ज़रूरी है ही। तो इसीलिए एक साइंटिस्ट आया जिसको हमने कहा ब्लैकमैन। उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए, हमारे जो लैंड है यहाँ पर 4 से 5 चीज़ ऐसे हैं जो लिमिटिंग फैक्टर हैं, वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। अब बोलेंगे क्या क्या, तो सबसे पहला आता है लाइट। लाइट भी जो एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, टेम्परेचर भी लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, CO2 भी लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, और वाटर भी लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। ऐसा तो नहीं है हमारे पास कि वाटर बहुत सारा है आज वेस्ट करते चलो, ऐसा नहीं है। वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर है, ओके। और इन्होंने एक भी बात और कही थी कि ये जो जितने सारे प्रोडक्ट अभी हमने बताए, जो भी हमने एबायोटिक फैक्टर बताया, वो सारे के सारे लिमिटिंग फैक्टर तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर इसमें से कोई मिसिंग हो जाता है, मतलब कोई मान लो कि वाटर हम नहीं देते हैं, वाटर कम दे देते हैं, तो ये सारे के सारे अटैक किस पे करेंगे, फोटोसिंथेसिस पे करेंगे। मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में प्रॉब्लम भी ला सकते हैं। किसी की कमी हो गई तो फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम आ सकता है, ओके। अब हम बात करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में हम सबको पता है कि लाइट का सैचुरेशन जो होता है वो 10% एनर्जी को सैचुरेट करके प्लांट अपना खाना बनाने में यूज़ करती है। ऐसा नहीं है ना कि पूरा लाइट जितना आ रहा है सनलाइट वो पूरा प्लांट यूज कर ले, ऐसा नहीं होता, राइट। 10% ही एनर्जी वो लेता है। आपको नोट्स में ये सब दिख जाएगा, तो ये सब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप एक बार रीड कर लेना, और यहाँ पर हमारा टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि हमारा ये जो चैप्टर है आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करो यार, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।